गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में अपने पढ़ने जा रहे हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच युद्ध होगा, मैसूर राज्य के बीच युद्ध होगा। फ्रेंड्स, हमने कल की क्लास में देखा था कि किस तरीके से बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद पूरे बंगाल पर जिसका कब्जा हो गया है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरीके से बंगाल पर पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया है और उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा से दीवानी राइट्स अधिकार मिल गए हैं। टैक्स कलेक्शन का उसको अधिकार मिल गया है और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से कर वसूल रही है और इस तरीके से बंगाल में द्वैध शासन की भी क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। तो हमने फ्रेंड्स बंगाल में किसको स्थापित कर दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्योंकि आज हम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ने जा रहे हैं तो हम यहाँ अंग्रेजों को बिठाते हैं और आज हम दक्षिण भारत के बारे में देखेंगे, क्योंकि मैसूर जो हमारा पड़ता है वो साउथ इंडिया में पड़ता है, दक्षिण भारत में पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि दक्षिण भारत की स्थिति कैसी थी, आखिर मैसूर राज्य का उदय कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर हम 1565 के समय पर चलते हैं तो ये समय ऐसा था, या 1565 या उसके थोड़े समय पहले चलते हैं तो ये समय ऐसा था कि दक्षिण भारत में जिसका डंका था या जिसकी विजय थी वो था विजयनगर साम्राज्य। बहुत ज़्यादा समृद्ध था, बहुत ज़्यादा सफल जो साम्राज्य था वो कौन सा था, विजयनगर साम्राज्य था। इसी विजयनगर साम्राज्य के आसपास और भी छोटे छोटे राज्य थे, जिसमें जैसे गोलकुंडा राज्य आता था, बीदर राज्य आता था, अहमदनगर राज्य आता था, बरार और बीजापुर। इस तरीके से ये कुछ राज्य थे जो विजयनगर साम्राज्य के साथ छोटे छोटे क्या माने जाते थे, राज्य माने जाते थे। अब ये छोटे छोटे राज्य में ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और ये विजयनगर, ये सब अपने आप में क्या थे, एक शत्रुता थी इनके बीच में, एक मनमुटाव हुआ करता था। अब क्योंकि विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था तो एक गुट बनाया जाता है 1565 में। 1565 में एक गुट बनाया जाता है, किसके द्वारा, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, ये चार राज्य मिल करके एक गुट बनाते हैं किसके खिलाफ, विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ, कि वो युद्ध करेंगे किससे, विजयनगर साम्राज्य से। फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है कि तालीकोटा के युद्ध में आखिर कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो जो शामिल नहीं था वो बरार शामिल नहीं था। ये सब ने विजयनगर के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था या युद्ध की घोषणा करी थी, लेकिन उसमें बरार शामिल नहीं था। अब ये तो रही बात, अब ये सभी राज्य मिल करके विजयनगर साम्राज्य के ऊपर हमला बोल देते हैं। इसी युद्ध को कहा जाता है तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था। और इस युद्ध में जो विजयनगर साम्राज्य है वो हार जाता है और जो उसकी वास्तविक गौरव गाथा थी या जो उसका वर्चस्व था वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। हालांकि इसके बाद भी विजयनगर साम्राज्य था, लेकिन उसका जो वो जिस शक्ति के लिए वो जाना जाता था वो शक्ति अब उसके पास नहीं थी। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से उसकी शक्ति क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। अब विजयनगर साम्राज्य के ख़त्म होने के साथ ही, क्योंकि अब उसकी शक्ति बहुत कम रही थी, अब कोई डरता भी नहीं था कि विजयनगर साम्राज्य से, तो अब धीरे धीरे जो विजयनगर साम्राज्य में के अंतर्गत जो शासक आते थे वो अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं। बहुत से राज्य अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं और उन्हीं स्वतंत्र राज्यों में एक राज्य जो आता है वो हमारा मैसूर राज्य आता है। मैसूर राज्य ने भी अपने आप को स्वतंत्र किया और उसको जिसने स्वतंत्र किया था वो चिक्का कृष्ण राज था, जिसने मैसूर राज्य में वोडियार वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। और लेकिन चिक्का कृष्ण राज इतना शक्तिशाली नहीं था, वो संस्थापक जरूर था, वो सत्ता पर जरूर था, लेकिन उसके पीछे से जो दो लोग काम करते थे वो दो भाई थे, जिनका नाम नंदराज और देवराज था। नंदराज अपनी शासन में या अपने प्रशासन में कुछ समय बाद हैदर अली को क्या करता है, शामिल करता है। आज हम जो फ्रेंड्स मैसूर राज्य को पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल हैदर अली की वजह से पढ़ रहे हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान की वजह से, क्योंकि यही दोनों शासक हैं जो है मैसूर राज्य को बहुत आगे तक ले जाते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद जहां कोई भी शासक सोच ही नहीं सकता था कि वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को हराएगा, वहां पे हैदर अली ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बुरी तरीके से हराते हैं। तो आज हम इसी मैसूर राज्य के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर लड़ाई की पृष्ठभूमि कैसे बनी।
तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये मैसूर राज्य है, मैसूर राज्य के आसपास कुछ राज्य और थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया था, जैसे मराठा और निज़ाम। अब क्या था, यहाँ पे हमने देखा ये बंगाल वाले क्षेत्र में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी हुई है। मैसूर, मराठा और निज़ाम के बीच हमेशा मतभेद की स्थिति बनी रहती थी। एक दूसरे के क्षेत्रों को जीतना चाहते थे और सभी अपना अपना राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसी चक्कर में हमेशा लड़ाई बनी रहती थी। अब इसका फ़ायदा कौन उठाना चाहता था? इसका फ़ायदा जो उठाना चाहते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी उठाना चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि इन तीनों की लड़ाई का फ़ायदा जो उठा ले वो हम उठा लेते हैं। और ये वही होता है हमेशा, जब भी कोई आपस में लड़ाई करता है तो तीसरा उस चीज़ का क्या करना चाहता है? फ़ायदा उठाना चाहता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम एक छोटा सा हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर युद्ध का क्या कारण था। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि 1565 में तालीकोटा के युद्ध में बीदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ने की संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरीके से क्या किया था? पराजित किया था। इस तरह विजयनगर के वास्तविक गौरव गाथा का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और इसी कौन से युद्ध के बाद? तालीकोटा युद्ध के बाद, जो कि 1565 में हुआ था। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, जहाँ पे वाडियार वंश का क्या था? शासन था। वाडियार वंश का जो संस्थापक था वो चिक्का कृष्णराज था, जो केवल नाम मात्र का शासक था। इसके शासनकाल में नंदराज और देवराज नामक दो भाइयों का मैसूर राज्य में जबरदस्त प्रभाव था। नंदराज ने ही हैदर अली को सर्वप्रथम मैसूर के प्रशासन में क्या किया था? शामिल किया था। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम पहले भी समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं कि हैदर अली के बारे में। हैदर अली जो था वो एक सामान्य सिपाही के रूप में प्रगति करता रहा। और एक समय ऐसा आया कि 1775 में डिंडीगुल, ये मैसूर राज्य में ही पड़ता है, डिंडीगुल का क्या बन जाता है? फौजदार बन जाता है। वहाँ डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक शस्त्रागार की क्या करता है? स्थापना करता है। और 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक और 1776 में स्वयं को राजा घोषित कर देता है। इस तरह से ये हैदर अली की क्या रही? प्रगति रही कि किस तरीके से ये एक मामूली सा सिपाही नियुक्त किया जाता है नंदराज के द्वारा, और अपनी काबिलियत से फौजदारी से एक वास्तविक शासक बनता है। और उसके बाद अपने आप को 1776 में स्वयं को ये राजा घोषित कर देता है। और थोड़े ही समय में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने शुरू हो जाता है, जिससे जो भी पड़ोसी राज्य थे, चाहे वो निजाम हो और चाहे मराठा हो, इनके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है। और इसी समय दक्षिण भारत में हमने देखा था फ्रेंड्स, बंगाल, मद्रास और सूरत, ये तीन क्षेत्र थे जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत प्रभुत्व देखने को मिलता था। तो जो मद्रास क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो चुका था, हमने देखा था कि किस तरीके से इनका मद्रास में प्रभुत्व स्थापित हो गया था। मद्रास में इनका प्रभुत्व कैसे स्थापित हुआ था? हमने देखा था कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें ये चांदा साहब को हराते हैं और फिर कर्नाटक में अर्काट का घेरा लगाता है। कौन? लॉर्ड क्लाइव लगाता है। इस तरीके से यहाँ पर जो उनका मनपसंद शासक बन जाता है, और मद्रास की जो सत्ता है वो किसके अधीन आ जाती है? अंग्रेजों के अधीन आ जाती है। तो इस तरीके से मद्रास क्षेत्रों पर भी अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो चुका था, और हैदर अली की बढ़ती शक्ति उसके लिए चिंता का विषय बन गई थी। अब इस तरीके से फ्रेंड, सब चाहे मराठा है, निज़ाम है, वो भी मैसूर से क्योंकि ईर्ष्या कर रहे हैं, उनका क्षेत्र जीतना चाहते हैं, और मैसूर लगातार अपनी शक्ति को क्या कर रहा था? विस्तार कर रहा था। मराठा जो भी क्षेत्र जीत जाते थे उस पर वो चौथ कर वसूलते थे, लेकिन मैसूर की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब मराठा को वो चौथ कर भी नहीं देते थे। मराठा इस वजह से भी उनसे गुस्सा थे। निज़ाम भी पूरी तरीके से बार बार ईर्ष्या कर रहे थे, क्योंकि इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और एक समय ऐसा था कोई इन्हें डर था कि कहीं मैसूर ना हमारे राज्य पर भी कब्जा ना कर ले। इसी चीज़ का फ़ायदा कौन उठाते हैं? क्योंकि जानते थे कि मराठा और निज़ाम के मन में डर बैठा हुआ है। अंग्रेज बहुत अच्छे से जानते थे कि मराठा और निज़ाम के मन में डर है मैसूर का, और अंग्रेजों को भी मैसूर की इस तरीके से बढ़ती हुई शक्ति का क्या था? डर था।
अब अंग्रेज, क्योंकि इन तीनों में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है, अंग्रेज इस चीज़ का क्या उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे। अब हम बात करते हैं, हमने देखा कि अंग्रेज का कब्ज़ा कहाँ है, यहाँ बंगाल में उनका कब्ज़ा है, यहाँ मद्रास में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा है, और अगर हम यहाँ सूरत के पास देखें तो वहाँ पे उनका कब्ज़ा है। लेकिन यहाँ मैसूर पे ही हमने अगर देखा, मालाबार तट के पास, यहाँ पर अभी अंग्रेज़ों का व्यापार तो चल रहा है, लेकिन अभी इतना अच्छा इनका प्रभुत्व नहीं हुआ है। और हम जानते हैं कि मालाबार जो तट था वो मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अब इनकी नज़र जो है वो मैसूर राज्य पे है कि हमें ये क्षेत्र मिल जाए। अब अंग्रेज इस चीज़ का क्या करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे, और अंग्रेज तुरंत से मराठा और निजाम के पास जाते हैं। अब ये जो मराठा थे, मराठों को पैसों की ज़रूरत थी, मराठों को पैसों की ज़रूरत थी। क्यों पैसों की ज़रूरत थी? क्योंकि इन्होंने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था। पानीपत के तीसरे युद्ध में ये बुरी तरीके से हार गए थे, और इनको बहुत क्षति हुई थी, इनके सैनिकों की क्षति हुई, पैसे भी इनके गए। तो अब इनको चाहिए था अपना राज्य विस्तार करने के लिए, या अपने राज्य का सुदृढ़ीकरण करने के लिए, अपने राज्य को मजबूत करने के लिए इनको पैसों की ज़रूरत थी। वहीं दूसरी तरफ निजाम को अपने एक क्षेत्र की ज़रूरत थी, अपने राज्य विस्तार के लिए क्षेत्र की ज़रूरत थी। अंग्रेज दोनों के पास जाता है, मराठा और निजाम के पास, कहता है कि देखो, तुमको चाहिए पैसा, मराठा तुमको पैसा चाहिए, तुम एक काम करो, मेरे से पैसे ले लो। निजाम को कहता है कि अच्छा तुम्हें क्षेत्र चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, तुम दोनों मेरा साथ दे दो। मैं अगर मैसूर जीत जाऊँगा, अगर मैं मैसूर जीत जाता हूँ, तो मैं मैसूर जो राज्य है या मैसूर का कुछ क्षेत्र क्या करूँगा, आपको दे दूँगा। किसको दे दूँगा? निज़ामों को दे दूँगा। और मैसूर जब जीतने के बाद मुझे जो पैसे मिलेंगे, जो धन मिलेंगे, वो मैं किसको दे दूँगा? मराठों को। अब मराठा और निज़ाम इस बात से खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हमारा तो फ़ायदा हो रहा है। मराठा और निज़ाम किसका साथ दे देते हैं? अंग्रेज़ों का साथ देते हैं। लेकिन अभी कुछ ही समय बाद ये बात किसको पता चलती है? हैदर अली को, क्योंकि हैदर अली जो था वो बहुत अच्छा शासक था। उसने कई सारे गुप्तचरों को लगा के रखा था, जासूस नियुक्त करके रखे थे। अब वो जासूसों से उनको पता चलता है कि अच्छा ये क्या हो रहा है, गुटबंदी हो रही है। किसके बीच? मराठा, निज़ाम और अंग्रेज़ों के बीच। मराठा, निज़ाम और अंग्रेज़ों के बीच क्या हो रही है? गुटबंदी। हैदर अली को ये बात पता चलती है। वो क्या करेगा? कूटनीति मार्ग का रास्ता अपनाता है, और वो इस त्रिगुट को क्या करेगा? तोड़ देगा। वो मराठा से मिलता है और निज़ाम से मिलता है। मराठाओं से कहता है कि ठीक है, आपको पैसे चाहिए, आप पैसे मुझसे ले लो। आप निज़ाम को कहता है आपको क्षेत्र चाहिए, आप क्षेत्र मुझसे ले लो, लेकिन एक काम, आप इनका साथ मत दो, अंग्रेज़ों का साथ मत दो। मराठा और निज़ाम दोनों ही अंग्रेज़ों का साथ छोड़कर फिर से किसके पास चले आते हैं? हैदर अली के पास आ जाते हैं। इस तरीके से निज़ाम, मराठा और हैदर अली, इन तीनों का एक क्या बन गया है? त्रिगुट बन गया है। लेकिन फ्रेंड्स, ये लंबा समय तक का ये त्रिगुट नहीं चला। निज़ाम, मराठा, हैदर अली का ये लंबे समय तक नहीं चला। निज़ाम और मराठा ये थोड़े ही समय बाद हैदर अली का साथ जो था वो छोड़ देते, क्योंकि आपको पता है युद्ध लंबे समय तक के लिए चलता है। एक छोटी सी हार हो जाती है हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। इन तीनों का युद्ध चल रहा था अंग्रेज़ों के साथ। अब इसमें एक छोटी सी हार हमको देखने को मिलती है, किसके बीच? अंग्रेज और हैदर अली का जब युद्ध होता है तो हैदर अली की एक छोटी सी हार होती है। इस हार को देख करके निज़ाम और मराठा डर जाते हैं, और वो हैदर अली का साथ छोड़कर किसके पास चले जाते हैं? अंग्रेज़ों का साथ देने लगते हैं। फ्रेंड्स, हमने देखा कि वो किस तरीके से अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं। कैसे? क्योंकि हैदर अली, मराठा, निज़ाम पहले अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हैं, लेकिन एक छोटे से युद्ध में हैदर अली की हार हो गई है, तो अब मराठा और निज़ाम डर गए हैं, और वो जा करके किसके साथ मिल जाएंगे? अंग्रेज़ों का साथ देंगे। अब वो अंग्रेज़ों का साथ देने लगेंगे, लेकिन हैदर अली अकेले ही पूरा युद्ध करता है, और युद्ध करते हुए वो क्या हो जाता है? जीत जाता है। और कर्नाटक पर किसका कब्जा हो जाता है? हैदर अली का कब्जा हो जाता है। अब आपको पता है कर्नाटक पर पूरी तरीके से, कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी, वहाँ पर पूरी तरीके से हैदर अली क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। अब क्या होगा? हैदर अली वहाँ जा ही रहा था कि अंग्रेज क्या करते हैं कि आपको पता है कोई भी युद्ध होती थी, अंग्रेज और राज्यों के बीच क्या होगा? संधि होगी। तो अब इनके बीच क्या होगी? संधि होगी। फ्रेंड्स, इसी युद्ध को हम क्या कहते हैं? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं, जो कि 1767 से 1769 तक चला था।
और इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हमने देखा था कि 1700 जो मराठा तथा निज़ाम से संधि कर अंग्रेज़ों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया था, जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, मैंने पढ़ाया था आपको कि किस तरीके से मराठा और निज़ाम पहले क्या करते हैं, अंग्रेज़ों के साथ हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ उनके साथ कहते हैं कि हम जीत जाएंगे युद्ध तो मराठों को पैसा दे देंगे और निज़ामों को क्या दे देंगे, क्षेत्र दे देंगे। लेकिन ये बात कुछ समय बाद हैदर अली को पता लगती है। हैदर अली क्या कहेंगे कि नहीं, तुम मेरे साथ दो, मराठा और निज़ाम को अपनी तरफ कर लेंगे। एक छोटे से युद्ध में लेकिन हैदर अली की हार होती है और मराठा और निज़ाम जो होते हैं वो फिर से अंग्रेज़ों की तरफ मिल जाते हैं और हैदर अली अकेले ही साहसपूर्वक युद्ध किया, वह कर्नाटक और अर्काट के क्षेत्र को क्या कर लेता है, जीत लेता है। अब अंग्रेजों ने अपनी हार देखते हुए एक संधि का क्या रखा, प्रस्ताव रखा। दक्कन में भारतीय शक्तियों में हैदर अली ही पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को क्या किया था, पराजित किया था। फ्रेंड्स, बक्सर के युद्ध के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अंग्रेजों से मुकाबला कर सके। सबको लगता था कि अब अंग्रेजों को परास्त करना नामुमकिन है, लेकिन हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से क्या किया था, हराया था। तो अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और अंग्रेज के बीच संधि होती है और प्रथम आंग्ल मैसूर जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें जो संधि होती है उस संधि को किस नाम से जाना जाता है, मद्रास की संधि होती है, जो कि 1769 में होती है। और इसी संधि के बाद से ये युद्ध क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। संधि में क्या बातें होती हैं, संधि में बात होती है कि एक दूसरे के जो भी क्षेत्र जीते गए हैं वो एक दूसरे को क्या कर दिए जाएंगे, लौटा दिए जाएंगे। और ये बात होती है, दूसरी संधि ये होती है कि अंग्रेज जो हैं वो मैसूर राज्य से वादा करते हैं कि अगर कभी भी मराठा या निज़ाम उनके ऊपर आक्रमण करेंगे तो मद्रास से एक सेना जाएगी कि मैसूर राज्य, और वो मैसूर राज्य की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर या दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो इसी वजह से होता है कि मराठा दोबारा से आएंगे, मैसूर राज्य पर हमला करेंगे, लेकिन मद्रास से कोई सेना नहीं भेजी जाती है मदद के लिए। इसका मतलब ये होता है कि इस संधि का क्या किया होता है, उल्लंघन होता है, और इसी वजह से दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या बनती है, पृष्ठभूमि बनती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ही पढ़ेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस वक्त जो बंगाल का गवर्नर था वो लॉर्ड वेरेलिस था और जो मुगल सम्राट थे वो शाह आलम द्वितीय थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हमने पढ़ा है, कल हम सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म करेंगे। तो इस तरीके से अगर आज आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।